वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 17 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा आज का ये सेशन तो लेट हुआ है, लेकिन आगे से सेशंस ऑन टाइम रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है इनफैक्ट दैट इज अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हो चुका है। मे बी आपको इसके बारे में जानकारी भी लग गई हो कि इंडिया की रैंक बहुत खराब रही है इस बार के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी भी रही है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पूरे इंडेक्स को मिस इन्फॉर्मेशन कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट है जिसके माध्यम से इंडिया की इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या निकला है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कि इंडिया को ऑफिशियली इस पर आपत्ति जतानी पड़ गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये एक टूल है जिसके माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिवली हंगर को ट्रैक किया जाता है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। इवैल्यूएशन जो किया जाता है इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स को इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज अंडर नरिशमेंट, मतलब नरिशमेंट अच्छे से मिल रही है कि नहीं, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। यहाँ पे चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या है और वेस्टिंग का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी बच्चे की जो हाइट होती है उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है, और वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे की जो हाइट होती है उसके हिसाब से उनका वेट कम होता है, लाइक वो पतले दिखेंगे, आपको थिन दिखेंगे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, जिसे इवेलुएट किया जाता है अंडर दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जीएचआई का जो स्कोर है उसे 100 पॉइंट स्केल पर इवेलुएट करते हैं। स्केल में अगर 0 आया तो उसे बेस्ट स्कोर माना जाएगा। इसका मतलब हंगर है ही नहीं, सभी लोगों को बढ़िया से खाना वाना मिल रहा है, एवरीथिंग इज ओके। और अगर 100 आ गया स्कोर मतलब वर्स्ट है, सबसे खराब है। जीएचआई को कौन प्रिपेयर करता है? एक यूरोपियन एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा वेल्थ हंगर लाइफ। ये 2 एंटिटीज हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके प्रिपरेशन में। जो जीएचआई है ये एक एनुअल रिपोर्ट है जहां पर 5 साल का डेटा कलेक्ट किया जाता है जब वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे 2022 का अगर इंडेक्स है तो इसमें 2017 से लेकर 2021 तक का डेटा इवैल्यूएशन में लिया गया है। अब की फाइंडिंग्स क्या आई? 121 कंट्रीज में जीएचआई का इवैल्यूएशन किया गया और इंडिया को रैंक दी गई 107। मतलब हम बहुत ही खराब स्थिति में हैं। खराब स्थिति में कितना है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स? अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि अफगानिस्तान की स्थिति आप लोग जानते हैं, वार टॉर्न कंट्री है राइट नाउ। अफगानिस्तान से ही हम बेहतर हैं पूरे साउथ एशिया में। इसके अलावा हर देश से हमारी स्थिति ज़्यादा खराब है। हमें जो स्कोर दिया गया है दैट इज 29.1, और ये हमें सीरियस कैटेगरी में डाल देता है। अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो श्रीलंका की रैंक 64 है, बांग्लादेश की रैंक 84 है और पाकिस्तान की रैंक 99 है। मतलब हम इन देशों से भी खराब स्थिति में हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब यहाँ पर बातें आपत्ति जताने लायक हैं। अब देखिए इसमें 2 डायमेंशंस निकल के आते हैं। अगर आप इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को सही तरीके से एवेल्युएट करो तो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट ये निकलेगा। जैसे एक आर्गुमेंट ये निकलता है कि हम लोग पाकिस्तान की हालत जानते हैं, वहाँ पर अभी बाढ़ आई हुई है और काफ़ी लंबे समय से सिचुएशन बहुत ख़राब है। श्रीलंका तो बिल्कुल एक इंस्टेबिलिटी का फेस कर रहा है। ऐसी स्थिति में इन देशों के रैंक हमसे ऊपर रहना ये थोड़ा डाउट क्रिएट करता है। हालांकि इसका एक आर्गुमेंट ये बनता है कि जो ये डेटा इवेल्युएट करते हैं ये 5 सालों का करते हैं, और यहाँ पे जो सिचुएशंस आपको बहुत खराब दिख रही हैं ये पिछले 1-2 सालों में खराब हुई हैं। हो सकता है कि पिछला डेटा इनका अच्छा रहा हो। बाकी नेपाल और बांग्लादेश भी खराब स्थिति में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है। लेकिन अगर 5 सालों का डेटा भी लिया गया है तो भी अगर आप रियल ग्राउंड सिचुएशन देखेंगे, डेटा इवैल्यूएट करेंगे, तो ये समझ में आता है कि श्रीलंका और पाकिस्तान को तो इंडिया के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हंगर इंडेक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे डाउट रेज किया जा सकता है, इसलिए इंडिया ने ऑफिशियली इस पर आपत्ति जताई। जो टॉप और वर्स्ट परफॉर्मर्स रहे उनकी बात कर लेते हैं। बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, चिली, चाइना, क्रोएशिया, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जीएचआई में। चार्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन, ये कंट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल बॉटम पे रही हैं। इन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीका के बारे में है। सीका का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। हाल फिलहाल में इसकी मीटिंग हुई है अस्ताना में, और वहां पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के स्टेटमेंट को कश्मीर के इशू पर रिजेक्ट किया। पाकिस्तान ने सीका के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को परसिक्यूट किया जा रहा है या ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है।
इंडिया ने ये डिफेंड नहीं किया कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंडिया का सीधा आर्गुमेंट ये था कि आपसे मतलब नहीं है, हम जम्मू एंड कश्मीर को डेवलप कर रहे हैं और आपका यहाँ कोई स्टेक ही नहीं है कि आप बोलो कि यहाँ पे चल क्या रहा है, बिकॉज इट्स आर टेरिटरी, हमारी यहाँ पे सॉवरेंटी है, तो आपको कंसर्न रेज करने का कोई मतलब नहीं है। हम इस बात पे कंसर्न रेज नहीं कर रहे कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, तो आपको जम्मू कश्मीर पे भी नहीं बोलना चाहिए। तो इंडिया ने कुल मिला के इस आर्गुमेंट को काउंटर किया इन दिस सीका मीटिंग। सीका का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे इंटरेक्शन किया जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑप्ट किए जाते हैं, और ये एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया से बिलोंग करता है। ये एक मल्टीनेशनल फोरम है, इसका मतलब एक से अधिक देश इसमें शामिल होते हैं जहां पर वो आपस में कोऑपरेशन को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को एशिया में प्रमोट किया जाए। इसे कजाकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने 1992 में फाउंड करने का मसौदा तैयार किया। उन्होंने बोला कि ऐसी एक संस्था हो जहां पे एशिया की कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें, और इसी रेफरेंस में सीका की पहली मीटिंग होती है 2002 में। सीका का जो सेक्रेटेरिएट है वो एलमती में है, कजाकिस्तान में। फर्दर इनकी मीटिंग से समिट की बात करते हैं। सीका की जो समिट होती है वो 4 साल में एक बार होती है, जहां पे कंसल्टेशन किया जाता है, प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाता है, प्रायोरिटीज को डिसाइड किया जाता है। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है वो हर 2 साल में एक बार होती है। सीका के मेंबर्स जो भी हैं उनके बनने के लिए जरूरी है कि उनका कुछ न कुछ हिस्सा एशिया में जरूर होना चाहिए। वर्तमान में एशिया के 27 मेंबर्स हैं। देशों की बात करें तो 9 कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा हैं। इंडिया सीका का फाउंडिंग मेंबर रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी के बारे में है, IMFC। IMF नहीं है ये, सी जोड़ दो इसमें, IMFC है ये। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में IMFC की मीटिंग को वॉशिंगटन DC में अटेंड किया। इसी रेफरेंस में IMFC न्यूज में आया। अब चूंकि IMF इसमें है तो इससे समझ जाओ कि ये IMF से जुड़ा हुआ तो है। एक्चुअली में IMF के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जो अल्टीमेटली ग्लोबल सिनेरियो को इवेल्युएट करते हैं, उनको भी एडवाइस चाहिए होती है। तो 2 मिनिस्ट्रियल कमेटीज हैं जो एडवाइस करती हैं IMF को। तो वो 2 कमेटीज जो IMF को एडवाइस करती हैं उनमें से एक IMFC है और दूसरी है डेवलपमेंट कमेटी। तो IMFC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। ये IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एडवाइस करते हैं कि क्या चल रहा है, और दूसरी कमेटी है डेवलपमेंट कमेटी। IMFC में अभी 24 मेंबर्स हैं, जो कि 190 गवर्नर्स हैं उन्हीं के पूल में से चुन लिए जाते हैं। वर्किंग की बात करें तो ये साल में 2 बार मीटिंग करते हैं, एक स्प्रिंग सीजन में, दूसरा इनकी एक एनुअल मीटिंग होती है। कमेटी कॉमन कंसर्न के मुद्दों को डिस्कस करती है जो ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हों। फर्दर ये IMF को एडवाइस करते हैं कि किस दिशा में काम किया जाना चाहिए। इनकी डेवलपमेंट कमेटी की बात करते हैं, ये भी एडवाइस करते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को। तो इनका काम ये होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इमर्ज हो रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उसके बारे में ये एडवाइसेस वगैरह दें। इस कमेटी में भी 24 मेंबर्स होते हैं। इन जनरल वो कई सारे देशों के जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं उन्हीं को बना दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल INS तरकश के बारे में है। इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में खुद को रिप्रेजेंटेशन अटेन किया INS तरकश के माध्यम से, जो 7th एडिशन रहा इप्सामार एक्सरसाइज का। उसमें इप्सामार एक्सरसाइज को अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किया गया है। INS तरकश के बारे में बात करते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्टिल्थ फ्रिगेट है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है कि वर्तमान में हमारे पास जो भी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल INS तरकश में किया गया है। स्टेल्थ का मतलब ये है कि आसानी से छुप सकता है और रडार्स या इंफ्रारेड जो भी डिवाइसेस हैं उनकी चपेट में नहीं आएगा, इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। फ्रिगेट का मतलब होता है कि एक प्रकार का युद्धपोत है, जैसा कि आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं। ये 5th तलवार क्लास का फ्रिगेट है, जिसे इंडियन नेवी ने कंस्ट्रक्ट किया है। हालांकि इसे बनाया गया है जो किलिनिंग्राड रशिया में है, वहां पर इंडियन नेवी के लिए इसे फंडामेंटली बनाया गया। वर्सेटाइल रेंज ऑफ वेपन्स एंड सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से ये तीनों डायमेंशंस के थ्रेट को हैंडल करने में कैपेबल है। 3 डायमेंशंस का मतलब है कि कोई एरियल थ्रेट हो, कोई जमीन से थ्रेट आ रहा हो, या फिर पानी के सबमरीन वगैरह का कोई थ्रेट हो, इन तीनों को ही हैंडल करने में ये कैपेबल है। मतलब साफ है, जिधर से आना है आ जाओ, हम देख लेंगे। तलवार क्लास में कुछ और भी वॉरशिप्स हैं जो वर्तमान में एक्टिव हैं, जैसे कि INS तलवार, INS त्रिशूल, INS ताबार, INS तेग, INS तरकश और INS त्रिखंड। तलवार क्लास फ्रिगेट जो हैं ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें गाइडेड मिसाइल से लैस किया जाता है, इसलिए लिहाज से ये काफ़ी खतरनाक और लीथल बन जाते हैं। इन्हें डिज़ाइन और बिल्ड किया जाता है रशिया के द्वारा। इंडियन नेवी के लिए भी इन्हें बनाया जाता है। इस फ्रिगेट की एक खास बात और है, ये लैस है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से, मतलब कि इसके आसपास फटकना मुश्किल की बात होगी किसी भी दुश्मन के लिए। तलवार फ्रिगेट डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो डिटेक्ट और एलिमिनेट कर सकें एनिमी सबमरीन्स को भी और लार्ज सरफेस शिप्स को भी।
तो इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बात करते हैं इप्सामार की। इप्सामार फंडामेंटली इप्सा कंट्रीज़ की एक मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इप्सा IBSA, इप्सा के बारे में बात कर लेते हैं। इप्सा एक यूनिक फोरम है जहां पर 3 देश एक साथ आते हैं, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील एंड SA फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये एब्रिविएशन है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका का। इप्सा ये नाम आया था 2003 में, जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तीनों देशों के ब्राज़ीलिया में, और वहाँ पे ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन को साइन किया गया। तो ये लोग आपस में मिलके एक्सरसाइज भी किया करते हैं। तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की नेवीज जो एक्सरसाइज करते हैं उन्हें इप्सामार एक्सरसाइज कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि मैरीटाइम रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ऑपरेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग बेहतर हो, आपस में मिलकर बढ़िया तरीके से क्राइम के अगेंस्ट में लड़ सकें, और सी लाइन्स जो कम्युनिकेशन की है उनको सिक्योर किया जा सके। जो प्रीवियस एडिशन था इप्सामार का, यानी कि छठा एडिशन, अभी तो 7वां हुआ, वो साउथ अफ्रीका में हुआ था 2018 में। तो 5वां कब हुआ था? 5वां इंडिया में हुआ था 2016 में गोवा में। तो चलिए, इप्सामार और इप्सा के बारे में जान लिया हमने। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्प्लिट वर्डिक्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है कर्नाटका हिजाब बैन केस पे। हिजाब के बारे में जो मामला था उसमें 2 जजेस ने अलग अलग राय व्यक्त की। कुल मिलाकर कुछ डिसीजन नहीं निकल पाया कि हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी है उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। वो मामला डिफरेंट है। यहाँ पर जो आपके लिए जरूरी बात है वो ये है कि स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है, बिकॉज दैट इज द इशू ऑफ डिबेट, और वहां पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेंस में पूछा जाएगा। हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है। स्प्लिट वर्डिक्ट पास किया जाता है किसी भी ऐसी बेंच के द्वारा जहां पर 2 जज हों, या फिर इवन में जजेस हों, 4 हों, 6 हों, और उसमें 50-50% डिवाइड हो जाए। इस बात पर सर्वसम्मति से डिसीजन ना लिया जा सके कि आखिर क्या वर्डिक्ट दिया जाना है। स्प्लिट वर्डिक्ट केवल तभी दिया जा सकता है जब जजेस की संख्या इवन हो, 2, 4, 6। जजेस यूजुअली इसीलिए ऑड नंबर में बैठते हैं, जैसे कि 3, 5 और 7, ताकि हम स्प्लिट वर्डिक्ट से बच सकें। हालांकि जो 2 जजेस की बेंच होती है, जिसे डिवीजन बेंच कहा जाता है, ये भी अनकॉमन नहीं है, और अक्सर कई सारे मामलों में जो मामले हैं वो डिवीजन बेंच के द्वारा सुने जाते हैं जहां पर 2 जजेस होते हैं। स्प्लिट वर्डिक्ट अगर आ जाता है तो फिर यह मान लिया जाता है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। इन दैट केस या तो उस मामले को हाई कोर्ट में अगर सुना गया है तो हाई कोर्ट की ही कोई बड़ी बेंच सुन लेगी, जैसे 3 जजेस की बेंच अब सुनेगी और वहां पे डिसीजन लिया जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाएगा कि आप देखिए क्या करना है। जो हिजाब वर्डिक्ट है, CJI जो कि मास्टर ऑफ द रोस्टर है, मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब यह होता है कि वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस, जो कौन सी पीठ है वो सुनने वाली है। वो अब नया और बड़ा बेंच बनाएंगे इस मैटर को सुनने के लिए। तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि स्प्लिट वर्डिक्ट आया है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले जो मैरिटल रेप का मामला था वहां पर भी स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था। इसके पहले 2018 में जो AIADMK के MLAs हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर भी मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दे दिया था। तो स्प्लिट वर्डिक्ट आते रहते हैं और उसके बाद उस मामले को किसी और पीठ के द्वारा ही सुना जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के बारे में है। स्किल इंडिया ने अभी हाल ही में सर्टिफाई किया कई सारे कैंडिडेट्स को जिन्हें ट्रेन किया गया है स्किल उद्यमी प्रोजेक्ट के माध्यम से। जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं उन्हें ग्रामीण उद्यमी, ये एक बहुत ही यूनिक प्रकार का मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है जिसे फंड करता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट ट्राइबल यंगस्टर्स को पूरे भारत में स्किल करता है कुछ ऐसे कि उन्हें जॉब मिल सके और उन्हें माइग्रेट करके किसी अन्य शहर में ना जाना पड़े। ग्रामीण उद्यमी योजना को इंप्लीमेंट किया जा रहा है संसदीय परिसंकुल योजना के भीतर। 6 राज्यों में इसे इंप्लीमेंट किया गया है, 2000 महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात। ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग और लॉजिंग, मतलब जिसे भी ट्रेन किया जा रहा है, जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो जो भी लोग ट्रेन किए जा रहे हैं उनके आने जाने का खर्च, उनकी बोर्डिंग और उनके रहने की व्यवस्था वही लोग करेंगे, उनका खर्च कोई नहीं रहेगा। और इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि लोकल इकोनॉमी में उन्हें जॉब मिल सके। एग्रीकल्चर, फिशरीज या फॉरेस्ट रिलेटेड रोल को लेकर उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि वो जो अपकमिंग सेक्टर्स हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, BFSI या ITS, इसमें अपनी जो जॉब है उसको सिक्योर कर सके। कंटेंट और करिकुलम भी इस तरीके से डिसाइड किया गया है ताकि उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिले, उन्हें जॉब मिले, उनको फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी दी जाए, और एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल ऐसे बनाए गए हैं कि उन्हें स्किल आए कि जॉब कैसे अटेन करनी है। ये सारा मामला ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के बारे में। तो अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया। ये शुद्ध रूप से गलत है। इसे फंड किया है, मतलब प्रिपेयर किया है 2 NGOs ने, कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने और वेल्थ हंगर हेल्थ ने। मैंने वेल्थ हंगर लाइव बोल दिया था शायद पिछली बार, ये वेल्थ हंगर हेल्थ है, ठीक है। तो ये लोग इसको रिलीज करते हैं।
दूसरा ये है कि ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड कर रहा है, ये तो सही है। सीका का इंडिया मेंबर नहीं है, गलत है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है। आईएनएस तरकस स्टेट ऑफ द आर्ट स्टिल्थ फ्रिगेट है, इंडियन नेवी का, शुद्ध रूप से सही है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।